हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत हम लोग जो है कक्षा 8वीं पढ़ रहे थे। कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने शुरू किया हमारा विषय भूगोल। भूगोल की जो किताब आप और हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। पृथ्वी और हमारा जीवन के अंतर्गत हम लोग आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 के बारे में, यानी पाठ नंबर 7। पाठ नंबर 7 का नाम है मानव संसाधन। इस चैप्टर को दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप आसानी से यूट्यूब पर या हमारी वेबसाइट पर जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हर एक चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सरसाइज पूछी जाती हैं। आज उन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, जैसे हम लोग नाम देते हैं यूपी बोर्ड सॉल्यूशन। तो आज हम लोग यूपी बोर्ड सॉल्यूशन करने वाले हैं, वो भी कक्षा 7 का, क्षमा करें कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 7 का। आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इन सारे वीडियो को आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर देख सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर भी इन वीडियो का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप आनंद उठा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 की बात करें तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसके उत्तर आपको सटीक देना है। आपका क वाला प्रश्न है। क वाला प्रश्न बोलता है कि अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं? अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है? दोस्तों, इस शब्द को आप थोड़ा सा तोड़ के देखोगे तो अनुकूलतम का मतलब होता है अनुकूल और उत्तम। तो इसको अगर अनुकूलतम को हम अलग करें तो आराम से मुझे समझ में आ जाएगा कि अनुकूल प्लस उत्तम। अब इसको पढ़ो जरा। अनुकूल उत्तम जनसंख्या किसे कहते हैं? अनुकूल और उत्तम जनसंख्या उस जनसंख्या को कहते हैं जो एक तो बहुत ज्यादा ना हो, जनसंख्या भार ना हो, संसाधन की कमी ना पड़े जिसमें, या जो जनसंख्या इतनी हो कि उस देश में जितने भी संसाधन हो उस जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में हो। तो ऐसी जनसंख्या को अनुकूल और उत्तम जनसंख्या कहते हैं। इसलिए शब्द का मतलब समझ में आ गया। तो अनुकूलतम जनसंख्या उस जनसंख्या को कहते हैं जो किसी देश के संसाधनों पर भार ना पड़ने दे, या उस जनसंख्या की वजह से देश की ग्रोथ रेट ना कम हो जाए, या उस जनसंख्या की वजह से देश में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ना हो पाए, या इतनी हालत खराब हो जाए कि खाने की तक जो समस्या उत्पन्न हो जाए, तो संसाधनों पर भार न हो, वही जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। तो इसी को देख लेते हैं, इसका उत्तर क्या है। अनुकूलतम जनसंख्या जनसंख्या की वह स्थिति है जो देश में उपलब्ध भूमि, सुविधाओं एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव न डालती हो। बात समझ में आई? बहुत क्लियर सी बात है। कोई भार ना होना चाहिए, जनसंख्या इतनी हो कि उस देश के हिसाब से बढ़िया हो। जैसे भारत की अगर बात करें, अगर यही क्वेश्चन भारत के लिए पूछा जाए, क्या भारत की जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या है? तो यहाँ पर आपको इस बात को कहना पड़ेगा, देखिए भारत की जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या तो नहीं है। कहीं ना कहीं भारत की जनसंख्या भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा है। जहां भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है, वहीं भारत की जनसंख्या 17.5% है। तो कहीं ना कहीं ये अनुकूलतमता नहीं दर्शाता। अगर मैं ऐसा कहूं कि जितना एरिया दुनिया में हमारे पास में है उतनी पॉपुलेशन का इतना भाग ही हमारे पास हो जाए तो बढ़िया है, इतना ही परसेंट भी हो जाता तो ठीक है। तो 2.4% होता तो ये अनुकूलतम कहलाता, क्योंकि इतनी जनसंख्या हमारे पास उस एरिया के हिसाब से। आप देख ही रहे हैं कि जनसंख्या के बढ़ने की वजह से क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि भारत की जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या नहीं है। बिल्कुल ये सही कहना होगा कि ये नहीं है। लेकिन उन देशों में जहां पर जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों, भूमि और सुविधाओं पर भार नहीं डालती है, वो जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या कहलाएगी। ख की बात करते हैं। मानव संसाधन के कौन से मुख्य घटक है? मानव संसाधन के कौन कौन से मुख्य घटक है? तो ये पूछना क्या चाह रहा है, पहले प्रश्नों को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ये पूछना चाह रहा है कि मानव को मानव संसाधन बनाया किसने, किस वजह से किसी इंसान को मानव संसाधन कहा जाता है। तो मानव को मानव संसाधन बनाया उसके मस्तिष्क ने, मानव को मानव संसाधन बनाया उसकी प्रौद्योगिकी ने, तकनीकी ने, उसके सोचने समझने की शक्ति ने। तो मानव की जो शक्ति है सोचने की, समझने की, मानव की जो मस्तिष्क शक्ति है, इस सभी की वजह से, इन्हीं फैक्टर की वजह से मानव जो है
कहीं ना कहीं आगे बढ़ा है। तो अब सोचने समझने की शक्ति होगी मानव के अंदर तो क्या होगा, सोचने समझने की शक्ति होगी तो मानव साक्षर होगा तभी तो होगा। तो साक्षरता इसमें एक बड़ा फैक्टर है। जितने लोग, ज़्यादातर लोग भारत में या दुनिया में शिक्षित होंगे वही मानव का संसाधन का प्रमुख एक तत्व होगा। या ऐसा कह दो कि आयु भी एक वो बड़ी चीज़ है। हो सकता है कि भाई एक मानव संसाधन का ये भी है कि लगातार मानव ने स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करके अपनी आयु को भी बढ़ाया है। तो अगर ऐसा कहा जाए कि मानव संसाधन के मुख्य घटक कौन से, यानी कोई इंसान संसाधन कब कहलाएगा, कोई इंसान संसाधन कब कहलाएगा, तो तब कहलाएगा जब उसका जीवन स्तर अच्छा हो, शिक्षित हो, स्वास्थ्य सुविधा हो। ये 3-4 चीजें होती है। तो सीधी सी बात है, अगर शिक्षित होगा तो साक्षर होगा, अगर जीवन स्तर अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बात है स्वास्थ्य सुविधा और जीवन स्तर अच्छा होगा तो आयु ज़्यादा बढ़ेगी। और लिंग भी जो है ये भी एक मुख्य घटक है, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों ही संसाधन हो सकते हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि मानव संसाधन का मतलब केवल पुरुष होता है। मानव संसाधन का मतलब पुरुष और स्त्री दोनों हो सकते हैं, क्योंकि जितने योग्य पुरुष होते हैं उतनी ही योग्य स्त्रियां यानी महिलाएं भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं लिंग जो है वो भी मानव संसाधन का घटक है, आयु भी मानव संसाधन का घटक है, क्योंकि जितना अच्छा मानव संसाधन होगा उस देश की पर जो जीवन प्रत्याशा है वो बहुत अच्छी होगी। जैसे जापान का इंसान की जो जीवन जीने की जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा है। भारत में 69 ईयर एक आदमी जीता है एवरेज, तो जापान में ज़्यादा जीता है। ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ मानव ने अपने मस्तिष्क का उपयोग करके ऐसी सुविधाओं को भुनाया है जिसकी वजह से हम आज जीवित हैं और अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ग है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारक हैं। आपको क्या लगता है जनसंख्या वृद्धि के भारत में कारक क्या क्या हो सकते हैं? क्या भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण अशिक्षा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दूसरा, परंपरागत सोच, जो हमारी पुरानी सोच है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। परंपरागत विचारधारा, रूढ़िवादी विचार बोल सकते हैं, परंपरागत विचार बोल सकते हैं। और क्या हो सकता है? और ये जो है प्रवास, अवैध प्रवास, या हम बोल सकते हैं शरणार्थी, ये भी हो सकता है। एक क्लाइमेटिक फैक्टर भी यहाँ जिम्मेदार है, भारत की जलवायु, उष्ण है ना यहाँ की जलवायु। उष्ण जलवायु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उष्ण जलवायु जनसंख्या की वृद्धि के हिसाब से सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ पर जनसंख्या के लिए हैबिचुअल कंडीशन होती हैं, या ऐसा कहा जा सकता है कि प्राकृतिक रूप से यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है। तो ये कारण हो सकते हैं, 4-5 कारण तो हो ही सकते हैं। आइए इन कारणों की चर्चा करते हैं। तो चर्चा ये करते हैं कि पहला कारण है आपका अशिक्षा। शिक्षा की कमी होने की वजह से जागरूकता नहीं आई, और जागरूकता नहीं आने की वजह से क्या हुआ कि जो है हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये वाला कॉन्सेप्ट लागू ही नहीं हो पाया देश में। और बहुत सारे परिवार जो है बड़े होते चले गए, क्योंकि लेकिन ये चीज़ हमने कभी समझी नहीं ना कि परिवार बड़े होंगे तो परिवार बटेंगे तो ज़मीन जायदाद का बंटवारा होगा। धीरे धीरे हमारे पास एसेट्स कम होने लग गए। आप खुद सोचिए ना, जितना हम लोग डेवलप कर रहे हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाके पूछिए तो बोले कि मेरे दादा के पास 200 बीघा ज़मीन थी, लेकिन आज मेरे पास 20 बीघा ज़मीन, 25 बीघा ज़मीन। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि दादा के बहुत सारे बेटे थे, सभी बेटों में बढ़ती चली गई, मैं तो पोता था तो मुझे और कम मिली। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जनसंख्या कहीं ना कहीं संसाधनों का जो वितरण है इसको भी प्रभावित करती है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण अशिक्षा हो गया। परंपरागत विचार जो हमारे रूढ़िवादी विचार की बेटा ही सपूत होता है, कुल का नाम रोशन करेगा, कुल का दीपक होता है, हमारे कुल को आगे लेके वही जाएगा, ये पुरानी रूढ़िवादी सोच जो है ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी विद्यमान है। ये भारतीयों के ब्लड में ही है, इसी सोच के कारण ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है मृत्यु दर में कमी। ये भी एक फैक्टर मान सकते हैं, क्योंकि लगातार भारत की सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर बहुत ध्यान दिया है, और कहीं ना कहीं आजकल लाइलाज से लाइलाज बीमारियों का भी इलाज हो सकता है, बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज हो सकता है। इंसान को मौत के मुंह से बाहर निकालने तक की एबिलिटी हमारे देश के डॉक्टरों में है। लगातार बहुत सारे हॉस्पिटल्स
और मेडिकल कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सुविधा में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने तरक्की की है। और कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं जो मेडिसिन बनाने वाली है वो भी लगातार हर चीज़ की मेडिसिन बनाए सस्ते दाम में लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करवा रही हैं। गांव-गांव तक आजकल डॉक्टर मिल ही जाते हैं। ये सब की वजह से क्या हुआ, मृत्यु दर में कमी आई। और मृत्यु दर में कमी आना इसका मतलब ये है कि ग्रोथ रेट कम होना, क्योंकि जन्म दर से मृत्यु दर को घटाते हैं तभी तो ग्रोथ रेट आती है। तो मृत्यु दर और कम होती चली जाएगी तो कहीं ना कहीं मृत्यु दर जनसंख्या की वृद्धि तो होगी। बात करते हैं जलवायु की। जलवायु यहाँ की थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ की उष्ण कटिबंधीय जलवायु है और यहाँ की इस उष्ण जलवायु नम जलवायु की वजह से यहाँ पर जनसंख्या के लिए हैबिचुअल कंडीशन पैदा हो जाती है। पांचवा हमारा कारक है दूसरे देशों के लोगों का भारत में आकर बसना। जैसे कि मैंने कारण बताया था शरणार्थी संकट। ये शरणार्थी क्या होते हैं, ये शरणार्थी वो लोग होते हैं जिन्हें अपने देश से किसी वजह से निकाल दिया गया हो, या वो लोग जो अपने देश में रोजगार नहीं होने की वजह से दूसरे देश में इलीगली घुसने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही कुछ शरणार्थियों को हमने जगह दी है, जैसे बांग्लादेश से आए चकमा और हुजोंग, और म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थी। चकमा हुजोंग बांग्लादेश से आए हैं और म्यांमार से रोहिंग्या नाम के शरणार्थी भारत में आके रह रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे नेपाली भारत में रह रहे हैं, भूटान के लोग भारत में रह रहे हैं। तो ये सब लोग धीरे धीरे भारत में बस रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सुख सुविधाएं उनके देश के मुकाबले काफ़ी सही है। इसी वजह से भारत के इन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ ये बस रहे हैं वहाँ जनसंख्या बढ़ रही है। बात करते हैं जनसंख्या के वितरण के में अंतर क्यों पाया जाता है। क्या कारण है कि भारत में जनसंख्या अलग अलग जगह पर अलग अलग पाई जाती है। जैसा अगर मैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करूं तो 19 करोड़ 95 लाख है। वहीं हम सिक्किम की बात करें, सिक्किम की जनसंख्या की बात करें, ये जनसंख्या मैं लिख रहा हूं दोस्तों 2011 की जनगणना के हिसाब से। सिक्किम की जनसंख्या की बात करें तो वहां पर 6,07,000 है। 6,07,000 जनसंख्या है। तो जहां 19 करोड़, क्षमा करें मैंने यहां पर लाख लिख दिया है, जहां 19 करोड़ 95 लाख जनसंख्या है वहीं पर सिक्किम में 6 लाख जनसंख्या है, केवल 6 लाख। इतना डिफरेंस है। तो और राज्यों में अलग अलग हो सकती है। क्या कारण है कि भारत में जनसंख्या अलग अलग जगह अलग अलग मिलती है। इसका मुख्य कारण ये है कि मैदानी भागों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैदानी भागों में उपजाऊ भूमि होती है, और उपजाऊ भूमि होती है प्लस सिंचाई होती है, ये भी हो सकती है, इसलिए वहाँ पर अच्छी खेती की जा सकती है। वहीं दूसरा जो कारण है वो है कि पहाड़ी या मरुस्थली भाग में, पहाड़ी या मरुस्थल में जनसंख्या कम ही मिलती है, क्योंकि यहाँ पर वो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो जीने के लिए ज़रूरी है। तो जीने के लिए आवश्यक तत्व आपको मैदानी इलाकों में ज़्यादा मिलते हैं। यही कारण है कि मैदानी इलाकों में जनसंख्या पर्वतीय ढाल इलाकों, पठारी भागों और मरुस्थली भागों के मुकाबले ज़्यादा ही होती है। तो भारत में जनसंख्या जो सबसे ज़्यादा पाई जाएगी वो आपको यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में बहुत मिलेगी। पंजाब में भी कॉन्सेंट्रेशन यानी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तमिलनाडु में ज़्यादा है, केरल में ज़्यादा है, बहुत सारे राज्य ऐसे जहाँ पर डेंसिटी पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा है। गंगा यमुना के मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है क्योंकि वहाँ की भूमि समतल और उपजाऊ है। अच्छी जलवायु होने के कारण अच्छी कृषि भी हो जाती है और यातायात की सुविधाएं भी, बड़े बड़े उद्योगों में रोजगार है। यातायात की जो सुविधा है वह एवं बड़े बड़े उद्योगों में रोजगार होने के कारण समुद्री तटीय मैदानों में जनसंख्या निवास करती है। समुद्र के तट वाले जो मैदान होते हैं, पूर्वी घाट का मैदान, पश्चिमी घाट का मैदान, ये पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदान जो हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यातायात की सुविधा की वजह से यहाँ पर बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज लगते हैं। न्यूनतम जन घनत्व वाले क्षेत्र राजस्थान के मरुस्थल हैं, सबसे कम जनघनत्व है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर पूर्वी की पहाड़ियाँ हैं, मध्य भारत का पठार है। यही कारण है कि जनसंख्या में अंतर पाया जाता है, क्योंकि उपजाऊ जमीन, जलवायु, समतल जमीन, कृषि करने की उपयुक्त कंडीशन, रोजगार के अवसर, इतनी सारी चीज़ें तो हैं जनसंख्या का असमान वितरण के कारक। तो अगर आप ऐसे खाली कारक भी लिख करके कर दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेन तो आप करना जानते ही है। फिर लिखना क्या है? पहला कारक है अपना उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि। दूसरा कारक है अपना सिंचित भूमि,
तीसरा कारक कृषि की स्थिति, चौथा कारक रोजगार के अवसर, पांचवा कारक रोजगार के अवसर, पांचवा कारक जो है ये उबड़ खाबड़ या समतल मैदान, और जलवायु भी डेफिनेटली वहां की अच्छी होती। तो इस सारी चीजों की वजह से ऐसा होता है। तो एक कारक हो गए। आपका प्रश्न यहां पर समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ती हुई जनसंख्या से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं? बढ़ती हुई जनसंख्या किसी देश के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इस बात का प्रमाण ये है कि उससे गरीबी बढ़ सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकती है, अशिक्षा आ सकती है, कुपोषण आ सकता है और दूसरी बहुत सारी समस्या आ सकती है। संसाधनों पर लोगों का भार बढ़ सकता है। तो ये बढ़ती हुई जनसंख्या कहीं ना कहीं लोग प्रभावित करती है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, क्योंकि अगर लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और अर्थव्यवस्था के कुछ आर्थिक विकास के तत्व जैसे कि कृषि और उद्योग नहीं बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली देश की स्थिति कमजोर होगी, प्रति व्यक्ति आय कमजोर होगी, और प्रति व्यक्ति आय कमजोर होगी तो एक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। देश की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के आकार के मध्य घनिष्ठ संबंध है। जब देश में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है तब देश की आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाता है देश। जनसंख्या वृद्धि दर तेज है और आर्थिक जो जितने भी साधन है वो कमजोर है, कृषि कम हो रही है तो कमजोर हो ही जाता है। प्रति व्यक्ति आय में भी कमी आ जाती है जिससे रहन सहन का स्तर गिरता है। अधिक जनसंख्या के कारण कुपोषण, बेरोजगारी, अशिक्षा, साधनों का अधिक शोषण, संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग, इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है जनसंख्या के बढ़ने की वजह से। तो आप समझ गए होंगे कि जनसंख्या का ज़्यादा होना किस हद तक नुकसानदायक है। नेक्स्ट है सत्य और असत्य बताइए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। क्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो कोई भी बोल देगा भाई उत्तर प्रदेश की कहाँ सबसे कम है, सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो ये कथन असत्य होगा। दूसरा, औद्योगिक नगरों एवं महानगरों में अधिक जनसंख्या रहती है। डेफिनेटली महानगरों में भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। दोस्तों अकेले मुंबई में ऑस्ट्रेलिया नाम के पूरे देश से ज़्यादा जनसंख्या रहती है। तो ये सही है। भारत में जनसंख्या का वितरण समान है। तो ये दोस्तों गलत है, क्योंकि समान नहीं बल्कि क्या है, बल्कि है असमान। तो ये असत्य है। ये मामला जो है ये असत्य है। नेक्स्ट है अधिक जनसंख्या पर्यावरण को प्रभावित करती है। तो ये भैया सत्य है, ये तो बिल्कुल सत्य है। अधिक जनसंख्या पर्यावरण को प्रभावित करती है तो ये सत्य है। तो असत्य, सत्य, असत्य, सत्य, ये चार आपके ऑप्शंस हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहेंगे। अगली बात करते हैं कि विश्व में चीन के बाद अधिक जनसंख्या किसकी है? किसकी है? आप नाम जानते हैं, भारत की है। ये राइट आंसर हो गया आपका भारत। जन्म दर एवं रिक्तस्थान में परिवर्तन होने के कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है। किस चीज की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है मृत्यु दर की। ये किसकी बात हो रही है? मृत्यु दर की बात हो रही है। बात करते हैं कि भारत के नगरों में जनसंख्या रिक्तस्थान से बढ़ रही है। काय से बढ़ रही है? तेजी से बढ़ रही है। इस ऑप्शन की बजाय आप एक ऑप्शन भी लिख सकते हैं, प्रवास से बढ़ रही है, ये भी लिख सकते हैं। या तो तेजी से आंसर इसका सही हो जाएगा या फिर प्रवास से। दोनों के दोनों आंसर में से कोई भी आंसर लिखोगे तो बिल्कुल सटीक होगा। तो भारत के नगरों में जनसंख्या रिक्तस्थान से बढ़ रही है, प्रवास से बढ़ रही है, ये भी सही है। तेजी से बढ़ रही, इसको कह पाना भी मुश्किल है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ऑप्शन सटीक बैठते हैं। आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हैं आप। तेजी, भारत में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की रिक्त स्थान संख्या कैसी है? तो पुरुष अधिक है कि महिला अधिक है? तो पुरुष तो अधिक है, बिल्कुल अधिक है। लिंगानुपात में पुरुष तो ज्यादा ही है ना, ये हो गया आपका अधिक है। बात समझ में आई यहाँ पर? तो इस तरह से ये रिक्त स्थान भी आपके पूरे होते हैं और आपका ये सॉल्यूशन भी कंप्लीट होता है। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा। और अगर आपको ये सारे के सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देखने हैं तो आप दो जगह पर जा सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब चैनल पर सीक्वेंस पे चीज़ें नहीं मिल पाती है तो आप चाहे तो हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर भी जा सकते हैं। और ये वेबसाइट आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हम कभी ऐसा नहीं कहते हैं
कि 2 या 3 वीडियो देखने के बाद हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो या यहाँ पर कुछ पेमेंट कर लो, बाय कर लो, ये ऑप्शन हम नहीं प्रोवाइड करते। नहीं हम लोग कुछ कूपन कोड जैसी स्कीम लेकर के आप लोगों को परेशान करने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि आप 100% वॉच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में करें। और कौन कौन सी सर्विसेज, टॉप सर्विसेज जो कोर्सेस है जो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है, उसमें से कुछ इस प्रकार है। CBSE हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। देखिए हिंदी मीडियम के लिए आपके सामने ऑप्शन है। हिंदी मीडियम जो NCERT बेस्ड स्कूल होते हैं उनमें कक्षा 7 से लेकर कक्षा 12 तक हिंदी मीडियम हम पढ़ाते हैं। और वहीं अगर हम लोग इंग्लिश मीडियम की बात करें तो किंडरगार्टन से लेकर के 12 तक के सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी एक कोर्स भी नहीं छुपा हुआ है। NTSC, ओलंपियाड, CUET तक की तैयारी करवाते हैं। यहाँ तक कि मैग्नेट ब्रेन्स IIT, JEE, नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराता है। दोस्तों ये तैयारी कराने वाला आपको कोई भी चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलने वाला है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के सभी वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं इन चीज़ों पर, जैसा कि आप जानते हैं यूपी बोर्ड पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के वीडियो भी मिल जाएंगे। स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी चलाया जाता है। बैंक एंड इंश्योरेंस के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं। RRB, SSC, UPSC तक हम लोग यहाँ पर कवर कराते हैं। जेब और कैब जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी मैग्नेट ब्रेन्स आपका बेस्ट और पसंदीदा चैनल है दोस्तों। तो दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल बहुत अच्छा लग रहा है तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।